एलर्जिक राइनाइटिस कोई एलर्जेंट है जिसकी वजह से हमारा नेज़ल म्यूकोज़ा अफेक्ट हो रहा है और उससे हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स का हो सकता है। सीजनल, जैसे कि कोई पोलन एलर्जी हो गई, और पेरिनियल मतलब कि प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि कोई कॉकरोच एलर्जी है किसी को, डस्ट माइट्स एनिमल से कोई एलर्जी है, कुत्तों से होती है कुछ लोगों को। ठीक है, सीजनल वाला सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आएगा, जैसे जब पोलन्स होते हैं तब एलर्जी होगी। ठीक है, ये बाकी इसके सिम्टम्स हैं, अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, ये हमारी है IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी के दो एंड्स होते हैं, एक होता है FAB एंड और एक होता है FC एंड। FAB एंड क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो यहाँ से बाइंड करता है, और FC एंड क्या होता है, जो मास्ट सेल से बाइंड करता है। ये हमारा मास्ट सेल था, ये हमारा मास्ट सेल है। ठीक है, अब पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, मान लो कोई एंटीजन आया, ठीक है, वो हमारा बाइंड करेगा IgE एंटीबॉडी से। अब जब एंटीबॉडी बाइंड हो रखे हैं और ये मास्ट सेल से जब जुड़ते हैं तो हमारा होता है IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिससे कि कुछ सिक्रीशन करता है हमारा मास्ट सेल। ठीक है, अब दो टाइप्स की सिक्रीशन करता है, एक तो होता है प्रीफॉर्म्ड, एक होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म मतलब कि पहले से ही बने पड़े हैं, बस ये जैसे ही एंटीजन आया हमारे मास्ट सेल ने ये सिक्रीट कर दिया। और इसमें क्या आता है, हिस्टामिन आते हैं, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर आते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। और हिस्टामिन क्या करता है, हमारा वैसो एक्टिव अमाइन होता है, वैसो डायलेशन करता है और ब्रोंकोस्पाज्म करता है। और फिर सिक्रीट होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, अब जैसे ये प्री फॉर्म थे, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी ने स्टिमुलेट किया मास्ट सेल को, वैसे ही ये सारे के सारे सिक्रीशंस हो गए। इससे फिर क्या होता है, एकदम फटाफट से अर्ली रिस्पॉन्स आता है, जो कि 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर आता है। इससे क्या होता है, मेनली हिस्टामिन से स्नीजिंग और नेज़ल ब्लॉकेज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अर्ली रिस्पॉन्स। फिर हमारे और मीडिएटर्स जो होते हैं, जो अभी बने नहीं थे पहले से, वो बनते हैं और फिर वो रिलीज़ होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, ये दोनों के दोनों वैसो एक्टिव होते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं। या फिर होता है हमारा प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये दोनों हमारे इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर आता है हमारा थ्रोम्बोक्सिन A, ये हमारा ब्रोंकोस्पाज्म कराता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों की वजह से अब ये जो सारे मीडिएटर्स हैं, इनसे आता है हमारा लेट रिस्पॉन्स, जो कि आता है 2 से 8 घंटे के बाद। इसमें क्या होता है, थिक सिक्रीशन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है हमारे नेज़ल म्यूकोज़ा की। क्यों इसके अंदर, क्योंकि सारे इम्यून सेल्स आ गए, इओसिनोफिल, CD4 T सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये समझ आ गया। एयरबोर्न एलर्जेंट या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, उससे मीडिएटर्स रिलीज़ हुए, फिर हमारे जो सिम्टम्स थे वो प्रोड्यूस हुए, वाटरी डिस्चार्ज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, इचिंग। ठीक है, अब आते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स में क्या आता है, जो सीजनल वाले होते हैं ना, वो हमारा कार्डिनल सिम्टम मतलब कि मेन सिम्टम प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पैरोक्साइमल स्नीजिंग। पैरोक्साइमल मतलब सडन और एक साथ काफ़ी सारी जैसे स्नीजिंग हो रही है, जैसे 10 से 20, जैसे एक ही टाइम पे 10 से 20 बार स्नीजिंग हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्चार्ज, ठीक है, ये तो सीजनल वाले में आते हैं। और जो पेरिनियल होता है ना, वो ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं देते, नॉर्मल होता है। स्टफी नोज़ होता है, लॉस ऑफ स्मेल और हीयरिंग लॉस हो सकता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर हमारी मेन बात आती है साइंस पे। साइंस में नोज़ पे क्या होगा, एक ट्रांसवर्स नेज़ल क्रीज बन जाता है जब हम रब करते हैं नोज़ को, तो ये ट्रांसवर्स नेज़ल क्रीज बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक सैल्यूट। ठीक है, और बाकी ब्लूइश नेज़ल म्यूकोज़ा हो सकता है, टर्बिनेट स्वोलन हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है। और ओक्यूलर क्या होता है, आई पे क्या इफेक्ट आता है, कंजक्टाइवा हो जाता है, वो कोबल स्टोन हो जाता है अपीयरेंस, और डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, एडीमा हो जाता है। इसको हम कहते हैं एलर्जिक शाइनर्स। ठीक है, एलर्जिक सोल्यूट और एलर्जिक शाइनर्स। ठीक है, और ईयर पे भी इफेक्ट कर सकता है अगर ज़्यादा हो जाए तो। यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो सकती है। फेरिंग्स और लेरिंग्स पे भी इफेक्ट कर सकता है, फेरेंजाइटिस और होर्सनेस और वोकल कॉर्ड का एडीमा करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक आता है प्राइमिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी का पहले एक रिस्पॉन्स हो गया एक पर्टिकुलर एंटीजन से। ठीक है, पहली बार तो नॉर्मल हमारा मैकेनिज्म रहेगा, लेकिन फिर जब वो अगली बार होगा ना, तो हमारी बॉडी जो है ना वो ओवर रिएक्ट कर देती है। जैसे कि अगर छोटा सा भी अमाउंट आ जाएगा ना उसका एंटीजन का, स्पेसिफिक एंटीजन का, तो हमारी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट कर देगी। ठीक है, और यही चीज़ फिर नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ भी हो जाती है, जैसे जो एंटीजन से रिलेटेड भी नहीं था, जैसे कि कोई वेदर हो गया, इमोशन हो गया, पोल्यूशन हो गया। तो फिर इससे क्या होता है कि नॉर्मल स्टिमुलस से भी ना हमारा
बहुत ही ज़्यादा नेज़ल रिस्पॉन्स आता है। ये होता है हमारा एलर्जिक राइनाइटिस में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो एक ARAI क्लासिफिकेशन होता है, एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अस्थमा। इसमें क्या करते हैं हम, ड्यूरेशन और सीवियरिटी के बेसिस पे एलर्जिक राइनाइटिस को डायग्नोस करते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे को वीक में 4 दिन से कम या फिर 4 हफ्ते से कम अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उसे हम कहेंगे इंटरमिटेंट। और अगर परसिस्टेंट है, मतलब कि 4 वीक से या तो ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, या फिर वीक में 4 दिन से ज़्यादा बार सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, और अब सीवियरिटी के बेसिस पे इसमें माइल्ड और मॉडरेट टू सीवियर होता है। माइल्ड में क्या होता है, कोई स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, नॉर्मल बंदा अपना काम डेली कर सकता है। ठीक है, और जो मॉडरेट टू सीवियर में होता है उसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटी, वो कि भाई सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा है नॉर्मल। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आता है, इसमें हम TLC DLC और नेज़ल स्मीयर करते हैं ईओसिनोफिल्स को देखने के लिए। और मेजर होता है इसमें स्किन टेस्ट, इसमें आता है स्किन प्रिक टेस्ट। ये स्पेसिफिक एलर्जेंट को फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कौन सा एलर्जेंट जो है उसकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली ना बैक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंट जो होते हैं उसके एक एक ड्रॉप डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि भाई बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर वहाँ पे व्हील और फ्लेयर फॉर्मेशन हो जाती है ना विद इन 15 मिनट्स, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, मतलब कि वो उसी स्पेसिफिक एंटीजन से वो एलर्जिक है। फिर एक मेथड होता है स्पेसिफिक IgE मेजरमेंट्स, इसमें आता है रास्ट, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट। ये भी स्पेसिफिक एलर्जेंट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। और फिर एक आता है नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, तो सिंपल ही है। इसमें क्या करता है, सिंपली ट्यूटपिकली उसके ऊपर एलर्जेंट डाल दिया, भाई बंदे के सामने रख दिया। तो अगर एलर्जिक सिम्टम आते हैं तो मतलब एलर्जिक है उस चीज़ से, नहीं आते हैं तो नहीं। लेकिन ये अब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये पहले होता था। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस है तो वो स्प्रेड हो सकता है हमारे साइनस में भी, साइनोसाइटिस करा सकता है। नेज़ल पॉलिप 2% केसेस में कराता है, और अगर वो ईयर तक चला जाए तो सेरस ओटाइटिस मीडिया करा सकता है। और हमारे जो ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स करवा सकता है, जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और ये देखा गया है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के होने के। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एलर्जिक ट्रीटमेंट की सिंपल है कि एलर्जेंट जो था उसका अवॉइडेंस जैसे ही पता चल गया, और उसके बाद ट्रीटमेंट विद ड्रग्स। अब इसमें क्या आएगा, एंटी हिस्टामिन्स, क्योंकि हिस्टामिन्स की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अल्फा-2 एगोनिस्ट, ये हमारे सिंपैथोमिमेटिक होते हैं, नेज़ल कंजेशन और एडिमा को कम कराते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, ये तो भाई सेकेंड ईयर में फार्मा में पढ़ा था। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र क्या करते थे, डीग्रेनुलेशन को होने नहीं देते थे, मतलब कि जो हमारी IgE और मास्ट सेल का कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सिक्रीशन ही नहीं होने देंगे इनकी। ठीक है, तो ये दे देते हैं। एंटी कोलिनर्जिक्स दे देते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम ही तो हमारा बढ़ रहा है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोन्टेल्यूकास्ट, ज़ेफिरल्यूकास्ट। और एक होता है एंटी IgE कौन सा, ओमालिजुमाब। ये तो भाई फार्मा वाले रिवाइज हो गया अपना। ठीक है, फिर आता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। अब इसमें क्या है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को ना इतना ज़्यादा एलर्जेंट देंगे कि वो फिर उसका रिस्पॉन्स अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे करके एलर्जेंट को देते हैं, और अगर इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं होता तो 3 साल बाद इसको रोक देते हैं। ये हो गया हमारा एलर्जिक राइनाइटिस।